हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो संडे का दिन था और आज मैंने सोचा नहीं था कि व्लॉगिंग करूँगी। इलू ने भी बोला था बिना व्लॉग के अपन आज निकालेंगे पूरा दिन। तो हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए निकल गए थे, तो अचानक ही हमारी गाड़ी क्या है कि गोविंद देव जी मंदिर के साइड आ गई। ऐसे ही चलते चलते, ऐसा कोई विचार नहीं था, तो भगवान गोविंद देव जी ने हमें अपने दर्शन के लिए बुलाया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ। पहले भी करवा रखे हैं, फाग वाला उत्सव भी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है होली में 1-2 साल पहले। बट आज आ गए थे तो मैंने सोचा चलो व्लॉग नहीं बना रही थी, लेकिन बना लेते हैं दर्शन करवाने के लिए। तो यहाँ पे पहले दुकानें लगा करती थी, शॉप लगा करती थी, भगवान की पोशाक, गहने, ठाकुर जी भी मिला करते थे। बट अब यहाँ से वो हटवा दी गई हैं और एक जगह पे लगवा दी गई हैं सारी एक साथ। तो बस यहाँ पे एंटर कर लिया था। तो जो गोविंद देव जी हैं उनकी बड़ी मान्यता है, बहुत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और जो जयपुर के शासक हुआ करते थे ना, वो गोविंद देव जी को अपना सच्चा राजा और शासक मानते थे और खुद को गोविंद देव जी का दीवान समझते थे और खुद को गोविंद देव जी का दीवान समझ करके जयपुर का संचालन करते थे। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है। तो चलिए, मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन करवा देती हूँ, मैं कर रही हूँ तो इसके बारे में जो कहा जाता है ना, गोविंद देव जी की मूर्ति के बारे में जो चीज़ कही जाती है वो थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस वैसे मंदिर का इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी कि भगवान गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो बिल्कुल भगवान कृष्ण के जैसी दिखती है। कैसे कि जो भगवान कृष्ण के परपोते थे ना, तो बजरानाथ जी, तो उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि दादी भगवान कृष्ण कैसे दिखते थे। तो दादी ने बताया कि ऐसे ऐसे दिखते थे। तो फिर उन्होंने एक मूर्ति बनाई, पहली मूर्ति बनाई और दादी को दिखाई। तो उसके सिर्फ पैर जो है भगवान कृष्ण के जैसे दिखते थे। तो दादी ने बोला उनके पैर भगवान कृष्ण के जैसे दिखते हैं। तो जो वो वाली प्रतिमा है ना, वो करौली के मदन मोहन जी है। फिर दूसरी मूर्ति बनाई और फिर पूछा, दादी को दिखाई। तो दादी ने बोला इसकी छाती भगवान कृष्ण के समान है। तो वो गोपीनाथ जी जयपुर वाले हैं। ठीक है। तीसरी मूर्ति जो बनाई वो थी गोविंद देव जी की, जो बिल्कुल भगवान कृष्ण के जैसे दिखती थी। तो दादी ने बोला हाँ, ये वाली जो मूर्ति है भगवान कृष्ण जो है ऐसे के ऐसे दिखते थे। तो ये वाली ऐसी कहा जाता है, ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बट आपको तो गोविंद देव जी के दर्शन करवाने थे, इसलिए फिर मैंने शूट करवा लिया। एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पे, धार्मिक। जो मंदिर के बाहर शॉप्स लगा करती थी वो सब कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई हैं। एक साथ एक पूरा वो बना दिया गया है यहाँ पे। अब वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, ये सारी शॉप यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण की, राधा रानी की पोशाकें और जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी जो भी उनसे संबंधित, वो सब यहाँ मिलती हैं। तो मैंने सोचा चलो गणगौर के भी पूछ के देखते हैं कि यहाँ पे बाल वाल मिल जाते हैं क्या। बट वो तो मुझे नहीं मिले, कहीं पर भी नहीं मिल रहे। तो बस ये थोड़ी सी मैंने चूड़ी ली थी, 1-2 अपने लिए और एक गणगौर के लिए मैंने ली थी। तो वो छोटी सी एक शॉपिंग की थी मैंने। और यहाँ पे बस वापस निकल रहे थे तो खुटेटा की कचौरी। आलू की कचौरी है ये, स्पेशली जब आते जब भी बता देते हैं। इस गली से निकले और नहीं खाए ऐसा होने को। ऐसी फिर इसकी चटनी ऐसी है सूखी। तो घर जाते जाते फिर हमें तुलसी जी लेनी थी। तुलसी जी क्या थी कि जब ये चूचू के बच्चे वगैरह हुए थे ना, उस टाइम पे मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई और धूप भी ज़्यादा लगी उनको। तो जहाँ पे मैंने रख रखी थी वहाँ से तुलसी जी बिल्कुल मुरझा गई थी, मतलब जल सी गई थी। तो फिर तुलसी जी ली। तो बस फिर घर जाके इसके पापा ने तो रेस्ट किया, सो गए। फिर थोड़ा मार्केट निकले, पूरा मौसम ऐसा हो रहा था बारिश का और ये सब कुछ चलता रहा। पालिका भी गए, इलू की भी जो जीन्स चेंज करवानी थी वो करवाई। ऐसे करके पूरा अजीब सा दिन निकला, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था। और एक्चुअली हमारी प्लानिंग थी किशनगढ़ की, सुबह से निकलने की, डंपिंग यार्ड जाने की थी। बट पिछली रात इसके पापा ने 1-2 ऑप्शन और इलू को दे दी थे, उस वजह से इलू ने किशनगढ़ जो है ना वो तो कैंसिल कर दिया कि नहीं, संडे वाले दिन अपन शॉपिंग करेंगे और कहीं
और चलेंगे, क्योंकि छुट्टियां हैं मेरी। तो मैं अभी क्योंकि बीकानेर तो गई नहीं, और जाने का भी मैंने इलू को कोई ऐसा सपना भी नहीं दिया था कि यहाँ ले जाऊंगी, वहाँ ले जाऊंगी या बीकानेर ले जाऊंगी। फिर बच्चों को बोल देते हैं ना, तो या तो वो चीज़ पूरी करो, नहीं तो बच्चों का दिल दुखता है। तो मैंने सोचा था एंड टाइम पे उसको ले जाऊंगी, गणगौर के बाद ले जाऊंगी या तो बीकानेर। तो मैंने उसको ऐसा कुछ भी बता नहीं रखा था, क्योंकि जो अगर मैं कुछ कहती हूँ तो फिर उसको मुझे पूरा करना ही होता है, वरना उसका दिल दुखता है। तो फिर उसके पापा ने उसको एक दो ऑप्शन और दे दिए, तो उस वजह से सारा दिन उन्हीं चीज़ों में निकल गया। तो फिर ज़्यादा कुछ इसलिए मैंने शूट नहीं किया था। ये जो है मंडे की शाम है, और शूट मैंने अभी से इलू से करवाया है, क्योंकि पूरे घर को वापस क्लीन करना। तो वही आंधी और बारिश का सा मौसम चल रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी हो जाती है। डेली सफाई करो और सारा गंदा। इलू बोलती है मम्मी ऐसा लगता है कि जैसे अपन ने सफाई की ही नहीं है। तो सुबह को भी मैंने पूरी जो अलमारी वगैरह होती है ना, वो सब कुछ सेट की है ना, हाथों से धोने वाले सारे कपड़े धोए, क्योंकि कुछ कपड़ों पे रंग लगने का वो रहता है ना। तो ये वाले कपड़े जब सूखे तो अब मैं दूसरे वाले जो है ना वो जो है सुखाऊंगी। शाम हालांकि हो गई है, लेकिन बहुत सारे हाथ से धोने वाले हो गए थे, क्योंकि अलमारी में भी जो होते हैं हमारे, हम मार्केट जाते हैं पहन के जाते हैं वो सब कुछ। तो सुबह को मैंने ये सारे काम किए, अलमारी सेट की एक दो, और अभी भी मेरा पूरा विचार है कि अभी भी मैं इस सारे काम करूँगी। तो ढेर सारे काम जो है वो मैंने किए। तो अभी एक बार नॉर्मल शाम वाली जो है वो झाड़ू जो है मैं निकाल रही हूँ। ये झाड़ू निकालने के बाद जो है ना, कपड़े जो अभी वाले हैं वो समेट के दूसरे वाले सुखा के, फिर जो मेरी हुई, इलू की हुई, वो जो है वार्डरोब का को ऑर्गेनाइज करना है। हालांकि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही करूँगी, अभी ज़्यादा फैलावड़ा जो है वो नहीं फैलाऊंगी। लेकिन फ्रिज की क्लीनिंग भी आज ही मुझे करनी थी, और प्लस आ रही है गणगौर। जब भी कोई त्यौहार आता है ना, तो मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, चाहे अलमारी हो, किचन हो। तो किचन को मैं कल का टाइम दूंगी, यानी कि कल के दिन पे मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो किचन की क्लीनिंग और बाथरूम क्लीनिंग बची हुई रहती है। तो जब भी कोई त्यौहार आए ना, तो बस घर को भी थोड़ा अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, इसलिए भी वो कर लेती हूँ मैं ऐसे ही। तो बस इलू से बोला मैंने कि चलो कपड़े समेट लेते हैं अपन दोनों। तो हमने ये वाले कपड़े समेटे, हाथ, क्योंकि वाइट पैंट थी, इलू की वाइट जीन्स थी, मेरी दो वाइट पैंट थी, इलू की वाइट फ्रॉक थी। तो ये सब कुछ में कलर लगने का डर रहता है, तो मैंने हाथ से ही धोए, फिर ड्रायर की। फिर कुछ ब्लैक कलर के कपड़े थे जो कलर छोड़ सकते थे, वो भी सुबह को मैंने धोए थे, और फिर हाथों से ही धोए, ड्रायर किए और बाहर सुखाए। फिर नॉर्मल कपड़े किए ऐसे करके। तो बस ये सारा काम हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। ये फैल इसलिए जाती है कि जब भी जैसे कपड़े सुखाए और समेटे, और अगर कि मैं नहीं रख पाई तो इसके पापा क्या है रख देते हैं, और पापा फिर वो उसी जगह पे वैसे ही नहीं रख पाते हैं कि टी शर्ट की जगह पे टी शर्ट रख दी, लोअर की जगह पे लोअर रख दिया। तो मेरी और इलू अपनी ऐसे ही थोड़ा बहुत बिखेर देती है। तो इस करके ना फिर अलमारियाँ बहुत जल्दी फैलती हैं। तो वो सारी मुझे करनी थी। 2-3 कुछ साड़ियाँ जो है निकल गई थी, जो नीचे ही रखी थी, तो उनको हैंगर में हैंग करके लगाना था। ऐसे करके थोड़ी बहुत सेट की, इलू की सेट की। तो ये काम किया मैंने। इसके बाद मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो बस इसी तरीके से किया, थोड़ा बहुत करके। बस वो शुरू कर दो ना तो वो हो जाता है। बस वो डर रहता है, जब तक कि हम शुरू नहीं करते ना तब तक डर रहता है। मम्मी से भी मैं करती हूँ, मम्मी को भी मैं यही वाली बात कहती हूँ कि बस शुरू कर दो काम, तो उसका अंत आता ही है। तो बस यहाँ पे मैंने ये जिस तरीके से मैं रखती हूँ, जैसे कि शर्ट के डब्बे हुए या कोई भी बॉक्स होता है ना, तो उसमें मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो इलू की टी शर्ट अलग जो है शर्ट के डब्बे में रख देती हूँ, 2 में कोई बड़ा वाला जो बॉक्स हुआ उसको लगा के वो पार्टीशन मैंने बना दी ना। एक मैंने कबाड़ से जुगाड़ वाली जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वैसे ही रखती हूँ मैं। तो ये इलू की मैंने सेट कर दी है, ये इलू की यूनिफॉर्म है, और बाकी टी शर्ट वगैरह एक में मैंने वो जीन्स और लोअर रख दिए। एक शर्ट का डब्बा जो उसमें मैंने उसके नाइट सूट्स रख दिए। और जो शॉपिंग की है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। पिछले संडे का भी मैंने व्लॉग बना रखा था, लेकिन वो अभी तक शेयर ही नहीं किया। तो मेरी तो मैंने एक बार ऐसे ही कर दी। नाइट सूट बहुत ज़्यादा हो गए, 4-5 हो गए हैं, गाउन भी 4-5 हो गए। तो इस वजह से जगह कम है, लेकिन इसको वापस आके ही ना मैं करूँगी जो भी करना है मुझे, अच्छे से सेट ऑर्गेनाइज। तो बस फिर फ्रिज की सारी चीज़ें निकाली। तो जब फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं तो बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आज फ्रिज की क्लीनिंग का भी मैंने किया, क्योंकि देखो अब त्यौहार आने वाला है ना, मैं कह रही हूँ। तो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि घर की हर चीज़ जो है ना
वो क्लीन हो जाए। तो इसलिए फ्रिज की क्लीनिंग भी मैंने कर दी। कल अगर हो सका तो मैं किचन कर लूँगी और बाथरूम का भी करेंगे। तो गणगौर से पहले फिर बेडशीट वगैरह भी सब कुछ चेंज कर देंगे। तो बस ये ऐसे ही बैठे बैठे मैंने कर ली। जो होता है ना प्रिल वगैरह, उसको ही पानी में घोल के और कर लिया। प्लग हटा दिया था मैंने, पहले इस तरफ की क्लीनिंग की, उसके बाद मैंने इस तरफ की। तो बस फ्रिज भी ना जैसे आज साफ़ किया, अगले 2-3 दिन में हो जाएगा, क्योंकि एक बंदे का हाथ नहीं लगता है, जैसे कि घर में और मेंबर्स भी होते हैं वो भी हाथ लगाते हैं। तो इस वजह से ना ऑर्गेनाइज चीज़ इसलिए नहीं रहती ऑर्गेनाइज कुछ भी, कि 2-4 बंदों के हाथ लगते हैं तो वो उतनी ऑर्गेनाइज नहीं रहती है। या तो बार-बार थोड़ी-थोड़ी देर में करते रहो तो वो ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता है, और भी काम होते हैं। तो बस ये वाले मैट मैंने बिछाए और वापस से चीज़ें रख दी। तो फ्रिज भी जो है क्लीन हो चुका है, अलमारी क्लीन हो चुकी है, मतलब ऑर्गेनाइज हो चुकी है हल्की-फुल्की। और मैंने सुबह को भी कई सारे काम निपटा लिए। वो मैंने शूट नहीं किए, शूट करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए। और मुझे ना ऐसे सारे काम ना गाउन में करने की आदत है कि बहुत इजीली गाउन में हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें तो शूट ही नहीं करती हूँ। जो काम करती हूँ ना वो मैं शूट ही नहीं करती थी। ये देखिए फ्रिज मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, इसको ऑन भी कर देते हैं। उसके बाद अभी सब्जियाँ भी आनी है, इसलिए तो मैंने कहा सब्जियाँ आने से पहले फ्रिज भी क्लीन हो जाना चाहिए। तो अभी की सब्जियाँ आनी भी बाकी हैं इस हफ्ते की, इसलिए मैंने सारा क्लीन कर दिया है। तो ये हो गया क्लीन। अब बस बारी आती है जो ढेर सारे बर्तन निकल गए हैं उनको क्लीन करने की। अब बर्तन निकले हुए थे थोड़े से, दोपहर के भी थे, तो मैंने सोचा जब निकले हुए हैं तो क्यों ना इसे भी गीले सूखे कपड़े से बर्तन वाला जो स्टैंड है उसे साफ़ कर लिया जाए। तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया। इसके बाद ही बर्तन धोऊंगी और जमाऊंगी। तो जो क्योंकि खाली खाली है ना, तो खाली खाली में साफ़ हो जाता है। कल फिर मैं किचन की क्लीनिंग पकड़ लूँगी, क्योंकि डब्बे वगैरह में भी धूल मिट्टी ऊपर से हो जाती है इसलिए। तो फिर सारे बर्तन मैंने ढेर सारे जो हो गए थे वो सब कुछ मैंने क्लीन किए। और खाने का मैंने सोच रखा था डिनर का कि बिल्कुल हल्का फुल्का ही बनाएंगे, लेकिन फिर इलू ने बोला कि ऐसा कोई मत बनाओ जो भी, क्योंकि खाने से ऊब गए हैं, तो मम्मी सैंडविच बना लेना। मैंने कहा ठीक है। ब्रेड लेकिन आधा पैकेट ही था, फिर इसके पापा से बोला ब्रेड ले आना। तो बस सारी सब्जियां कट की, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, खीरा ककड़ी हो गई, प्याज हो गया और टमाटर हो गया। इन सबको छोटा छोटा कट करके और जो मिक्सचर होता है ना सैंडविच का वो बना के रख दिया, जिसमें कि मैंने सॉस डाला और क्या डाला, मेयोनीज़ डाल दिया था, और मैंने जैसे कि नमक डाल दिया, चिली सॉस डाल दिया, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी, ऐसे करके। तो वो पूरा वो सैंडविच का जो है ये मसाला जो है तैयार हो गया था। अब जब भी जैसे भी ब्रेड लेके आएंगे तो बस उसमें सॉस वॉस लगाने का चक्कर नहीं रहता है। फिर बस डायरेक्ट इस मसाले में ही सॉस और मेयो डाल दो ना, तो बस उसको फिर डायरेक्ट ब्रेड पे रखो, घी लगाओ और सैंडविच मेकर में ग्रिल सैंडविच जो है वो बना लो। तो बस इतना ही किया था और इतना ही मैंने शूट किया था। आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे कैसे क्या होने वाला है वो बताऊंगी। और जो शॉपिंग मैंने की है, वैसे तो मैंने गर्मियों के हिसाब से की थी, वो लॉन्ग फ्रॉक वगैरह भी आ गई हैं, बट अभी थोड़ी बहुत और करनी पड़ेगी। इसके पापा ने भी थोड़ी बहुत की है, इलू ने भी की, और बहुत रीज़नेबल प्राइस वाली जो मैं सिटी से करके आई थी ना 150 रुपये वाली, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो वो नेक्स्ट व्लॉग आएगा। हालांकि वो व्लॉग पुराना है सिटी वाला, लास्ट संडे का है, बट अभी तक मैंने शेयर ही नहीं किया है।